नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आने वाले स्टैटिक जीके के 10 नंबर के प्रश्नों पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो है जीएस और जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और जिसमें से स्टैटिक जीके 10 नंबर का आता है। अभी जो ये मेरे पास है वो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, जिसमें जो स्टैटिक जीके है यानी जनरल अवेयरनेस उसके 10 से 12 टॉपिक हैं और इन्हीं से 10 नंबर बनेगा एग्जाम में। तो आइए टॉपिक वाइज कंप्लीट डिस्कशन करते हैं कि कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और सभी को सुपर फास्ट फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, जो कंटेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इतना सफिशिएंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट लास्ट टाइम में इतना रिवीजन करना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर न्यू होना तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करना। तो उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद है देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इतने टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे टोटल। ठीक है, बाकी दोस्तों जीएस का तो मामला जानते ही हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला टॉपिक क्लियर करते हैं, क्या है? भारत के पड़ोसी देश। लिख रहा हूं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है आपको। पहला जो टॉपिक दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों, अगर भारत के पड़ोसी देश दिया हुआ है इस सिलेबस में, तो हम इससे बाहर इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, देख लेंगे कि टोटल भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो भारत के जो कितने पड़ोसी देश हैं, टोटल कितने हैं? भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 9 कौन कौन से हैं? उसमें से 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, यानी लैंड वाली सीमा साझा करते हैं, और 2 ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय, ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा जल्दी में चल रहा हूं, थोड़ा सा आप समय नहीं बचा है, तो उन्हीं चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 7 जो है वो लैंड वाली सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, पड़ोसी देश किसे कहते हैं? ऐसा देश जो भारत से सटा हुआ हो, चाहे जल में या फिर स्थलीय सीमा साझा करता हो, बिल्कुल सटा हो देश के, वो है पड़ोसी देश कहलाता है। अब 7 जो लैंड वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं? इसकी एक ट्रिक है, बचपन में भूत, ब च प न म भूत। अब बात कर लें दोस्तों, पहली चीज तो जो भारत स्थलीय सीमा साझा करता है 7 देशों के साथ, वो कितना है? 15,200 किलोमीटर की कुल सीमा साझा करता है। कुल सीमा साझा करता है 15,200 किलोमीटर की। बचपन मतलब सबसे ज्यादा किससे? बांग्लादेश के साथ करता है। यहां देख लेना दोस्तों, बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4,096 किलोमीटर, और सबसे कम साझा करता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर बनता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सबसे ज्यादा कौन सा देश के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान। लेकिन दोस्तों यही नहीं, हम थोड़ा और भी डीप डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका इस टॉपिक में क्वेश्चन बाहर न जाए। उसके बाद चीन से साझा करता है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, और फिर म्यांमार, फिर भूटान। अब यहां से थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में। और 2 जो जलीय सीमा साझा करते हैं वो कौन से हैं दोस्तों? एक है मालदीव, मालदीव के साथ भारत साझा करता है, और एक है श्रीलंका। इसके साथ में भारत सीमा साझा करता है जलीय में। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से कौन सा देश से क्वेश्चन बनता है। जैसे भारत और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा
जलीय सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन आएगा। सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जैसे चीन है दोस्तों, चीन एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की युआन है, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। और पाक का है इस्लामाबाद, यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो है रुपया, ठीक है। नेपाल का है काठमांडू। म्यांमार का याद नहीं आ रहा दोस्तों, म्यांमार का आप लोग कमेंट में बताना, अभी याद आएगा तो बता देंगे। भूटान का है थिम्पू, ठीक है। अफगानिस्तान का है काबुल, ठीक है। मालदीव की राजधानी है माले। और श्रीलंका का है श्री महिला जयवर्धने कोट्टी, ये इसकी राजधानी है, इसकी भी मुद्रा रुपया है। अब यहां से दोस्तों क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का बन जाता है, आप एक बार फिर से रिवाइज करना यहां से, ठीक है। और भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश आ जाए तो भूटान है, ठीक है। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो है बर्मा, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा है अफगानी, ठीक है। अब बात कर लें दोस्तों, एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा, जैसे पाक का क्वेश्चन आ जाता है पाक से कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो भी हॉकी ही है। ये क्वेश्चन याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पर क्या डिस्कशन किया जा सकता है दोस्तों, जो मालदीव है दोस्तों, ये 8 डिग्री चैनल पर मिनिकॉय और मालदीव अलग होते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था, इतना डिस्कशन कर लिया। श्रीलंका जो है भारत से अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है, इतना इंपॉर्टेंट था। भारत के पड़ोसी देश इतने ही थे। अगर क्वेश्चन बने भारत के कितने पड़ोसी देश हैं तो 9 है। सबसे ज्यादा स्थलीय पड़ोसी देश है वो है 7। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश है, सबसे कम है अफगानिस्तान। अगर बात करें दोस्तों, जो चाइना को अलग करती है वो रेखा भारत और चाइना की मैकमोहन। पाकिस्तान का है रेड क्लिफ और अफगानिस्तान का है डूरंड। अब क्वेश्चन दोस्तों एक और आ जाता है कि अफगानिस्तान से सटा हुआ कौन सा भारत का राज्य है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिंगल राज्य है, सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर, वो है लद्दाख। ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। बाकी चीन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे देश भी इसके साथ ये सारे राज्य भी इसके साथ सीमा साझा करते हैं। पाक का है राजस्थान, गुजरात और समुद्री सीमा भी साझा करता है। नेपाल का राजधानी काठमांडू आप जानते ही हैं। तो ये था इतना इंपॉर्टेंट फर्स्ट से। अगर आपने इतना कर लिया है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपका। बाकी दोस्तों अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है तो किसी का नहीं बनेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी वाला तो बनना ही चाहिए। तो इतना उम्मीद है आपने इतना कर लिया होगा। तो इतना कर लिया है तो आगे चले और डिस्कशन करें देश, राजधानी एवं मुद्रा, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है अपना देश, राजधानी एवं मुद्रा, जहां पर हम पर्टिकुलर उन चीजों पर डिस्कस करेंगे जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ी सी जो चर्चा है वो देश, राजधानी एवं मुद्रा पर भी कर लेते हैं। हालांकि इतना जो है वो सफिशिएंट मैटर नहीं है, कंटेंट नहीं है, बट दोस्तों ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा चर्चा का विषय बने हुए हैं ये देश। तो वैश्विक स्तर पर जो चर्चा में है देश और थोड़ा सा छोटे देश हैं जहां से क्वेश्चन बन जाता है, उन्हीं देशों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो देश है जिसको हमने लिया है जापान। जापान की राजधानी जो है दोस्तों टोक्यो है, सभी जानते हैं, एक द्वीप पर स्थित है, ये टोक्यो है। और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों येन है, ठीक। ये इतना आप लोग रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ताइवान की राजधानी क्या है दोस्तों, ताइपे है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है दोस्तों डॉलर। दोस्तों ताइवान आजकल चाइना को लेकर बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसे रट लेना। और
जैसे अमेरिका का सपोर्ट भी है ताइवान को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है ताइवान। ताइवान जो है वो माइक्रोचिप के उत्पादन में अग्रणी भूमिका है पूरे विश्व में, ठीक है, सिलिकॉन के उत्पादन में। दूसरा है दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड भी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों जो है बैंकॉक, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और इसका जो मुद्रा है वो है थाई बहेत, थाई बहेत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, तो ये भी आप रट लेना। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इसका जो पैसा है वो है, मुद्रा है पेसो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईरान और इराक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान तो चर्चा का विषय रहता है, जैसे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, ये सारे देश हमेशा वैश्विक स्तर पर चर्चा में बने हुए हैं कुछ परिस्थिति में तनाव के कारण, तो ये इंपॉर्टेंट है। ईरान की राजधानी तेहरान। ट्रिक क्या है दोस्तों इसको याद करने की, आप ना पीछे देखना, लगा देना। ईरान का होता है तेहरान, इसका जो मुद्रा है दोस्तों रियाल है, ठीक है। तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है, काफी तेल उत्पादन करता है। इराक का है बगदाद, और इसका है इराकी दिनार, ठीक है, इतना ही जान लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संयुक्त अरब अमीरात का जो राजधानी है वो है अबू धाबी, और इसका जो मुद्रा है वो है दिरहम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जो हाल फिलहाल एग्जाम में बन भी रहा है क्वेश्चन। हाल ही में तुर्की ने अपना देश का नाम बदल दिया, उसका नाम कर दिया है तुर्की, याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है, तुर्की कर दिया है। इसकी राजधानी है अंकारा, यहाँ की जो मुद्रा है वो है लीरा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग, और इसकी जो मुद्रा है वान। म्यांमार की राजधानी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये है नेपिताओ इसकी राजधानी है, मुद्रा का नाम है क्यात, ठीक है। लेबनान भी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में एक धमाका हुआ था जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गया था, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, और इसकी जो मुद्रा है पाउंड है, ठीक है, ये भी रट लेना। कतर की राजधानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोहा है, और यहाँ की जो मुद्रा है रियाल है। नाइजीरिया भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीकी देश है, और हमेशा चर्चा का विषय बना हो रहता है क्योंकि यहाँ भुखमरी, बहुत सारी चीजों की कमी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राजधानी है वो है लागोस, और मुद्रा का नाम है नैरा, ठीक है, नैरा याद रखना। मॉरिशस भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस, मुद्रा है रुपया, ठीक। बेल्जियम दोस्तों, बेल्जियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन की वहां पर वो है मुख्यालय है, तो उसका राजधानी है ब्रुसेल्स, याद रखना। ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में है इस समय, इसकी जो मुद्रा है दोस्तों यूरो है। और यहां पर दोस्तों एक चीज ये बात है कि बेल्जियम जो देश है नाटो का, जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है, करंट का क्वेश्चन समझ लीजिए, उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है, बेल्जियम में, ठीक। फ्रांस की राजधानी सभी जानते हैं पेरिस है, ठीक है, और इसका जो मुद्रा है दोस्तों फेरेंट, ठीक है, फ्रैंक भी कहते हैं। हंगरी की राजधानी है दोस्तों बुडापेस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है, मुद्रा है डॉलर। दोस्तों हंगरी का जो मुद्रा है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसका आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। और इजराइल का है जेरूशलेम, इसकी इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम, और इसकी जो मुद्रा है न्यू गेंकेल, ठीक है, ये मुद्रा है। मिस्र की राजधानी है दोस्तों काहिरा, मुद्रा है पाउंड, ठीक है। सूडान की जो राजधानी है खारतूम नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, खारतूम, ठीक है।
और ब्राजील की राजधानी है ब्रसलिया, ठीक है, मुद्रा है रियाल। अब दोस्तों दो चीजों का आप देख लेना, खार्तूम यानी सूडान का और इसका बुडापेस्ट का हंगरी का, आप गूगल करके देख सकते हैं इसकी मुद्रा क्या है। तो आइए एक बार आपको और फटाफट रिवीजन करा देता हूं। ध्यान रखना, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा डॉलर है। थाईलैंड का बैंकॉक, थाई बहत। ईरान का तेहरान, रियाल। इराक का बगदाद, इराकी दीनार। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। तुर्की अंकारा, मुद्रा है लीरा। सऊदी अरब, कमेंट में बताना, उत्तरी कोरिया प्योंगयांग वान। म्यांमार नेपिताहो क्यात। लेबनान बेरूत मुद्रा है पाउंड। कतर का है दोहा रियाल। नाइजीरिया के लागोस नायरा। मॉरिशस का है पोर्ट लुइस रुपया। बेल्जियम का ब्रुसेल्स यूरो। फ्रांस का है पेरिस फेरिड। हंगरी का है बुडापेस्ट, मुद्रा कमेंट करना। ऑस्ट्रेलिया है कैनबरा डॉलर। इजराइल का जेरूसलम न्यू गैनकेल। मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा पाउंड है। सूडान का खार्तूम और उसकी मुद्रा है रियाल। ब्राजील का ब्रसिलिया है और यहाँ का भी मुद्रा क्या है, शायद रियाल है, लेकिन कमेंट में बताना है, ठीक है। आप लोगों को एक दो क्वेश्चन है जो मुझे नहीं पता था, आप लोग कर लेना। बाकी दोस्तों कुछ और देश हैं जो चर्चा के विषय में रहते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े देश हैं, जैसे रूस है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस का जो मुद्रा है रूबल है। लेकिन ये सारे देश आप सुनते रहते हैं और इनका जानते हैं। जैसे चाइना का है युआन, मुद्रा, राजधानी बीजिंग है। चाइना में ही एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी बहती है, जो कि सबसे लंबी नदी है एशिया की, ठीक है। और जापान हो गया दोस्तों। और बाकी श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन, मुद्रा है रुपया, ठीक है। तो बाकी और सारे देशों का आप थोड़ा अमेरिका वगैरह का जानते होंगे, ब्रिटेन का जानते होंगे। बाकी ये सारे देश थे जो थोड़ा सा छुपे हुए थे, कह सकते हैं। तो चलो अब अगला सिलेबस देखते हैं, आगे क्या डिस्कशन किया जाए। अब आ गया है दोस्तों भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इस पर डिस्कशन हमको करना है। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी जो चर्चा है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पर भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज्यादा कुछ डिस्कशन करेंगे हम नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में ज्यादा डिस्कशन करना अच्छा नहीं रहेगा। उन्हीं चीजों पर करेंगे जो डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर लें, आज पढ़े या पहले भी पढ़े हो तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 8 राज्य हैं। तो जो 28 राज्य हैं, अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो आप 100 में से 80 बार सही कर ले जाएंगे, 100 में से 100 बार कर ले जाएंगे। बट जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी अगर पूछ लेता है तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो 8 केंद्र शासित हैं उनके बारे में जान लीजिए और जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है दोस्तों वो है श्रीनगर या जम्मू, ठीक है, दोनों है, ऋतु के अनुसार बदल जाती है। लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था 1912 में, 11 भी आ जाता है, एक्ट था। पुद्दुचेरी ही है, ठीक है, याद रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ की जो राजधानी है दोस्तों वो भी चंडीगढ़ ही है। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, पंजाब की जो भी राजधानी है वो भी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव की दोनों की राजधानी क्या है, दमन, ये इंपॉर्टेंट था, इसे याद कर लेना। बाकी लक्षद्वीप का राजधानी है कावारत्ती। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उन राज्यों के बारे में जो कि 28 राज्य में से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुई तो सभी लोग जानते हैं, ज्यादा कुछ चर्चा करने वाले हैं नहीं इस पर, लखनऊ है। और सबसे ज्यादा राज्य आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। गुजरात का है गांधीनगर, ठीक है।
ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। पश्चिम बंगाल का है कोलकाता, जहां ममता बनर्जी जी की सरकार है, कोलकाता है, ठीक है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट था, तो मैं तो यही कहूंगा इन चीजों को रटिए, ये इंपॉर्टेंट है, वो चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बनना होगा क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, डेफिनेटली यहीं से बनेगा, बाकी बनने को तो कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो आइए अगला सिलेबस क्या है। अगला सिलेबस है दोस्तों भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। तो आइए इन चीजों पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा कर लिया जाए। तो चलो फिर थोड़ी सी चर्चा संसद पर भी कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है और टॉपिक है स्टैटिक जीके में। हालांकि ये वाला जो सिलेबस है ये पॉलिटी वाले सिलेबस में भी दिया हुआ है, बट यहाँ पर हम जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीजों को सरसरी नजर से डिस्कस करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, संसद क्या है? संसद को अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 3, ये नहीं सही है, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। पार्लियामेंट बना कैसे है दोस्तों? इसका जो निर्माण हुआ है वो 3 चीजों से मिलकर हुआ है। एक है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। ठीक है, ये संसद के अंग है। अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि संसद के अंग कौन कौन से हैं, निर्माण कैसे हुआ है, तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अपने सिलेबस में जो दिया हुआ है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के, राष्ट्रपति के बारे में स्टैटिक में नहीं बताया है तो पॉलिटी में कवर करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा दिया है तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा क्या है दोस्तों? राज्यसभा को जो कहते हैं वो कहते हैं द्वितीय सदन या फिर उच्च सदन भी इसको कहते हैं। और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। इतना मामला क्लियर है। अगर एग्जाम में आ जाए कि द्वितीय सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है, निम्न सदन पूछ ले तो लोकसभा है। अब दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है, याद कर लेना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में है लोकसभा, इतना याद हो गया। आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा। अब चर्चा करते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है, क्या क्या इसके अंदर सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा जो है, आप ध्यान देना, राज्यसभा में जो टोटल मेंबर की संख्या हो सकती है 250 मेंबर हो सकते हैं। 250 मेंबर यानी सदस्य राज्यसभा के हो सकते हैं, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर हैं। 245 मेंबर हैं, मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं। 245 मेंबर इसमें हैं, जिसमें से 233 तो चुने गए हैं और 12 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। तो याद कर लेना, 250 मेंबर हो सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में 245 मेंबर हैं, 233 मेंबर चुने गए हैं, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहां पर दोस्तों जो है लोकसभा में 550 टोटल मेंबर हो सकते हैं। वर्तमान में 543 मेंबर हैं, 524 चुने गए हैं और 19 जो हैं को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से है 19, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि मैक्सिमम सीट 550 हो सकती है लोकसभा में और इसमें हो सकती है राज्यसभा में 250, ठीक है। 245 वर्तमान समय में सीटों की फुल है और 543 इसमें है, ठीक। अब तो बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसका जो मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपकी जो एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि से होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है अप्रत्यक्ष का मतलब है इनडायरेक्ट चुनाव, यानी जनता नहीं चुनती है इनको, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। इसका मेंबर बनने के लिए आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। और ये डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष होता है, जो जनता चुनती है, जैसे विधायक वगैरह। और
डायरेक्ट चुनाव क्या है दोस्तों, जिसमें जनता वोट करे, ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये अस्थाई सदन होता है दोस्तों, अस्थाई, ये है अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई से क्या तात्पर्य है? अस्थाई सदन ऐसा है जिसे राष्ट्रपति चाहकर भी भंग नहीं कर सकता है और इसको भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो कार्य है, कार्य क्या है इसमें? कार्य में है दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट लाया जाता है विधेयक, वो सबसे पहले इसी में लाया जाएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और दोस्तों लोकसभा के एक इंपॉर्टेंट है, मनी बिल इसमें लाया जाता है, ठीक है, मनी बिल इसमें लाया जाता है जो कि 110 में है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था, इतना चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहां से दोस्तों जो क्वेश्चन बनने वाला था हमने कर लिया है। अब जो आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद की। देखिए दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है? जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे राज्य स्तरीय व्यवस्था में विधानसभा और विधान परिषद है। देखो यहां पर क्या है पूरा सिस्टम। विधानसभा जो है वो राज्य में होता है, आर्टिकल 170 में है। यहां पर राज्यसभा 80 में था और लोकसभा 81 में, ये 170 में है। और दोस्तों ये विधान परिषद 171 में है, ठीक, इतना समझ गए। विधानसभा की जो मैक्सिमम सीट हो सकती है 550 हो सकती है, जो कि लोकसभा में 550 है उसकी तुलना में है। वर्तमान समय में दोस्तों जो वर्तमान समय में जानते हो कितने हैं? इसमें 403 नहीं, यहाँ पर जो मिनिमम जो मतलब सीटों की संख्या के अनुसार जो मिनिमम रहना चाहिए सदस्य, कम से कम 60 सदस्य होने ही चाहिए, तभी आप वो विधानसभा बन सकती है। सबसे ज्यादा यूपी में सीट है, 403 सीट है विधानसभा की। और इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आपकी योग्यता होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। विधान परिषद आर्टिकल 171 में है, मिनिमम 40 सीट होना ही चाहिए, 40 मेंबर होने चाहिए, तभी विधान परिषद का निर्माण हो सकता है। बाकी कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी ये पूरा राज्यसभा वाला सिस्टम यहां पर भी है, 30 वर्ष एज होनी चाहिए। ये भी अस्थायी परिषद है, अस्थायी परिषद है, ये अस्थायी नहीं है, सॉरी ये अस्थायी है और ये अस्थायी है। इतना समझ गए तो ठीक है फिर मामला। अब दोस्तों इसे भी भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग किया जा सकता है। बाकी विधान परिषद जो टोटल है, इसका एक ट्रिक है, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है, यूज आम बिकते हैं, तो टोटल 6 राज्यों में है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। और अब आगे सिलेबस में क्या दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। कहां गया सिलेबस? ये रहा। अब दोस्तों सिलेबस में दिया हुआ है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, तो आइए थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं और थोड़ा सा फास्ट मोड पर रिवीजन करेंगे। तो चलिए फिर उसकी भी थोड़ी सी चर्चा महत्वपूर्ण दिवस पर भी कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हालांकि इसका जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा हो गया है। अब तो पहले क्वेश्चन कुछ सीमित क्षेत्रों में आता था, लेकिन अब आजकल इतने दिवस हो गए हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई दिवस ही है। बट कुछ इंपॉर्टेंट का डिस्कशन कर लेते हैं, अगर किस्मत अच्छी रहती है तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला है प्रवासी भारतीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, याद कर लेना, ठीक है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 जनवरी को, ये भी याद कर लेना, 23 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, याद कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, महिला दिवस 8 मार्च को है, बट राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। यहां पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को है और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पंचायती राज तो यह है 24 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस दोस्तों 1 मई को है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तंबाकू निषेध दिवस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 31 मई को आप रट लीजिए। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन 26 नवंबर, आप सभी जानते हैं दुग्ध उत्पादन के बारे में हमने इकोनॉमिक्स पर बहुत डीप चर्चा की है। वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति संबंधित है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। वर्गीज कुरियन और उनके भाई त्रिभुवन भाई पटेल ने ही अमूल डेयरी की स्थापना की थी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपका वहां से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कौन नहीं जानता, 21 जून योग दिवस सभी जानते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस रट लेना 11 जुलाई है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, उसके बाद भारत की है। भारत की कुल जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या में 17.5% की भागीदारी सुनिश्चित करती है। लैंड के हिसाब से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहने को तो सब इंपॉर्टेंट है और ना कहने को कुछ भी नहीं, बट ये आना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई दोस्तों। बाघ वाला इसलिए लिया है क्योंकि हाल फिलहाल में चीता जो है चर्चा का विषय बना हुआ था। भाला फेंक दिवस बीबीआईपी कर लेना, इसको बीबीआईपी कर लेना। भाला फेंक दिवस 5 सितंबर को, 1 अगस्त को है। 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस है, 1 अगस्त को है भाला फेंक दिवस। शिक्षक दिवस है दोस्तों 5 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को और है ओजोन दिवस 16 सितंबर को। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है ओजोन संरक्षण से संबंधित है, याद रखना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस है। नौसेना दिवस है 4 दिसंबर और सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर। अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलो फिर एक बार और फिर रिवाइज करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदू दिवस 10 जनवरी, हिंदू नहीं हिंदी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम जो है नेताजी के जन्मदिन को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। ये याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतरराष्ट्रीय पंचायती राज 24 अप्रैल, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन 26 नवंबर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, भाला फेंक दिवस 1 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर और क्या है नौसेना दिवस 4 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। इतना अगर आपने याद कर लिया है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आपका 100% हो जाएगा। अब अगला सिलेबस पर चर्चा करते हैं। अगला सिलेबस क्या दिया हुआ है? अगला सिलेबस दिया हुआ है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो आइए विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, उन्हीं चीजों पर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अब थोड़ी सी भी चर्चा
विश्व संगठन ये मुख्यालय पर कर लेते हैं। आप रट लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को रटेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला है एशियाई विकास बैंक, एडीबी एक संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका जो मुख्यालय है वो है मनीला में। मनीला कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है, जिसकी मुद्रा है पेसो। ठीक है, अगला है दोस्तों आसियान। आसियान का जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता में। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। सार्क दक्षेश का मुख्यालय है काठमांडू, इसका तो आप तो जानते ही हैं, अपना नेपाल है पड़ोसी देश। नाटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीआईपी कर लेना, इसको आएगा क्वेश्चन पक्का है। नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम में पड़ता है। यूएनओ, ठीक है, यूएनओ की जो राजधानी है वो है न्यूयॉर्क न्यू हैम्पटन द्वीप में। ठीक है, बिम्स्टेक जो का मुख्यालय है ढाका, अपना जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका। ठीक है, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा में। ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज। यूएनईपी, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, WTO विश्व यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार वाला, ठीक है, संगठन, तो इसका जो राजधानी है वो भी जिनेवा में है, याद कर लेना। अभी थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो है वो है लुसाने में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रमंडल खेल आप सभी जानते ही हैं, जिसमें भारत भी उसका सदस्य ये है, इसकी मुख्यालय लंदन में है। WHO जो हाल ही जो कोरोना के समय में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है वो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा में। ओपेक एक संगठन है जो तेल उत्पादनों का है, मुस्लिम राष्ट्रों का संगठन है जो तेल उत्पादन के लिए ये बना है। तो इसका जो है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहां पर इसका मुख्यालय है। यूरोपीय यूनियन, मार्क कर लीजिए, बीबीआईपी, इसका कोई तोड़ नहीं है, एग्जाम में आएगा। यूरोपीय यूनियन की जो वो बना है मुख्यालय, वो कहां पर है? वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहां पर है दोस्तों? ये है बेल्जियम में। ठीक है, यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। ठीक है, एससीओ का दोस्तों संघाई सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन हिंदी में है इसका नाम, ये बीजिंग में है, इसके 8 मेंबर हैं। ठीक है, विश्व बैंक का जो है बैंक वाला सारा मामला अमेरिका अपने पास रखता है, तो WDC वाशिंगटन DC में है। UNHRC ये है जिनेवा में। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। एशियाई विकास बैंक ADB की जो मुख्यालय है वो मनीला है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। आसियान है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता में मुख्यालय। सार्क दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू में है। नाटो इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में स्थित है। यूएनओ न्यूयॉर्क न्यू हैम्पटन द्वीप में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। रेड क्रॉस जिनेवा। UNEP नैरोबी केन्या में है, जो कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, सौर ऊर्जा। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने, ये भी यहीं पर है। और राष्ट्रमंडल लंदन में है। WHO जिनेवा में। ओपेक तेल उत्पादन से संबंधित है वियना में। यूरोपीय यूनियन इंपॉर्टेंट ब्रुसेल्स में है। और यूनेस्को पेरिस में है। ठीक है, राजधानी SCO बीजिंग में है। विश्व बैंक वाशिंगटन DC में है, याद कर लेना। और UNHRC का है जिनेवा में। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए थोड़ा सा सिलेबस और देख लेते हैं, सिलेबस में दिया क्या है आगे। अब आगे दिया हुआ है दोस्तों भारत की कला एवं संस्कृति। भारत की जो कला है और संस्कृति, उस पर भी 10, 12, 15 पॉइंट जो भी है ऐसे लिखकर
डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं जिससे आपका समय का नुकसान ना हो, ठीक है। फिर आपको ये अनुसंधान संगठन पर भी कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी आइए चर्चा कर लेते हैं। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये है न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। देखना दोस्तों डिफरेंस क्या है, यहां पर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, यहां पर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि बिहार में स्थित है। कहां पर? परिषद आएगा तो दिल्ली में जाना है, अगर संस्थान आता है तो बिहार में चले जाना है। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? अपना लखनऊ, प्यारा सा लखनऊ में स्थित है, इंपॉर्टेंट था। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो कहां पर सबसे ज्यादा है? कटक, उड़ीसा में, ठीक है, ये भी याद रखना, बाकी इंपॉर्टेंट यही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अब जान लीजिए यूपी पेट हो रहा है, पेट का जो एग्जाम है यूपी में हो रहा है, तो यूपी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों शिमला में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एपी में। अरुणाचल प्रदेश में समझना, आंध्र प्रदेश में। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कपड़ा उद्योग संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो ये है मैसूर, कर्नाटक में स्थित है, मैसूर, कर्नाटक। अगला है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है। यहां पर ही कैंसर वगैरह की जो सबसे बड़ी जांचें होती हैं यही मुंबई में ही होती है, इसी संस्थान में। यहां पर विदेशों के भी डॉक्टर रहते हैं। भूकंप अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये है गौरीबिदनूर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। स्थान का नाम है गौरीबिदनूर, ठीक है, तमिलनाडु, समझ लेना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है? तो यह है कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। अब आइए एक बार और फटाफट अंदाज में रिवीजन करते हैं धुआंधार तरीके से, इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद पूछेगा तो परिषद देखना, दिल्ली मार देना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आएगा, बिहार पर टिक कर देना। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। कपड़ा उद्योग संस्थान अहमदाबाद में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, कर्नाटका में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में है, भूकंप अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में है, गौरीबिदनूर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो कोलकाता में है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में है। तो दोस्तों इतना तो हमने चर्चा कर लिया। अब इसमें कुछ सिलेबस और है, जैसे कि भारत एवं विश्व के खेल, पर्यटन स्थल, और प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, ये चीजें आपको मैम है वो पढ़ाने वाली है। इतना मेरा कवर था सिलेबस, मैंने आपको बता दिया है। आगे की चीजों के लिए आपको रजनी मैम पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो चले फिर इसको और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर अभी डिस्कशन करना शेष था, तो आगे का जो डिस्कशन है 2-3 पॉइंट है आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा बचा है? जैसे कि एक बचा है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का खेल, ये 3 पॉइंट बचा है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है,
हालांकि सारा कवर नहीं कर सकते, बट कुछ इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं। तो आगे का जो सिलेबस डिस्कशन है वो आपको रजनी पढ़ाने वाली है। तो आ जाओ रजनी। तो आगे का जो सिलेबस है आपको रजनी पढ़ाने वाली है, अपना परिचय देंगी और पढ़ाएंगी, और ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चर्चा विविध पर भी करने वाले हैं। तो फिर ठीक है आगे के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉल्वर गैंग। तो आज हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, और इसके बाद में हम लोग प्रमुख स्थल पढ़ेंगे जो भारत में स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसे पढ़ेंगे। और विश्व के खेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इसके बाद हम विश्व के खेल पढ़ेंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली पुस्तक है बी आर डिस्प्लेस्ड। तो ये किसकी पुस्तक है बी आर डिस्प्लेस्ड? तो ये है मलाला यूसुफजई। किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई। अगली पुस्तक है द प्रॉमिस लैंड। तो द प्रॉमिस लैंड है बराक ओबामा। किसकी पुस्तक है? बराक ओबामा। अगली पुस्तक है बिलीव। बिलीव है सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है बिलीव, ये पूछी जाती है। और लिखा एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये है शशि थरूर की पुस्तकें हैं। इनकी और भी कई पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये है शशि थरूर की, शशि थरूर की। अगली पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और ये पुस्तक है युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह, क्रिकेट प्लेयर है। तो ये इनकी पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगली पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ है द मिल्खा सिंह की पुस्तक है। ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। अरविंद अडिगा, अडिगा। अगला है अनब्रेकेबल। ये अनब्रेकेबल पुस्तक है मैरी कॉम की, एमसी मैरी कॉम। अगली पुस्तक है एज अगेंस्ट ओड्स, और यह है सानिया मिर्जा की। किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा की। ये कुछ नई पुस्तकें हैं, कुछ नई पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो पुस्तकें थी। अब हम कुछ पुरानी पुस्तकों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। जैसे मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाख दत्त। और अगली पुस्तक है बुद्ध चरित्रम। कौन सी पुस्तक है? बुद्ध चरित्रम। तो ये है अश्व घोष की। किसकी है? अश्व घोष की। और अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये है पाणिनि की। और अगली पुस्तक है रजत रंगड़ी। रजत रंगड़ी किसकी पुस्तक है? तो रजत रंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक है, और इसमें कश्मीर का इतिहास दिखाया गया है। किसकी? कल्हड़ की पुस्तक है। अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने, अबुल फजल। और बाबरनामा को बाबर ने लिखा है। अगली है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी को लिखा है ज्योतिबा फूले ने। किसने लिखा है? ज्योतिबा फूले की पुस्तक है ये, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। और अगली पुस्तक है मालगुडी डेज। तो इसके लेखक हैं आर के नारायण। और अगली पुस्तक है नदी जीवन। तो नदी जीवन के लेखक है सचिंद्र सान्याल। कौन है? सचिंद्र सान्याल। अगला है शाहनामा। तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। किसने लिखी है? फिरदौसी ने। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे भी अबुल फजल ने लिखी, लेकिन ये फिरदौसी ने लिखी है। अगली है दास कुमार चरित्रम। तो इसे लिखा है दांडी ने। किसने लिखा है? दांडी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है। और आगे हम कुछ महत्वपूर्ण खेल पढ़ रहे होंगे, विश्व के महत्वपूर्ण खेल। तो हम आगे के जो बचे हुए दो टॉपिक हैं, पर्यटन स्थल तथा प्रमुख खेल, तो इन दोनों को हम कवर कर रहे होंगे। तो इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को चुना है।
हालांकि ये इतना सफिशिएंट नहीं है, आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो ही है बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। और इधर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खेलों के देशों के नाम है जिनके खेलों को हम देखेंगे, राष्ट्रीय खेलों को। तो सबसे पहले है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। अगला है अमरनाथ। अमरनाथ कहाँ है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमरनाथ उत्तराखंड में है, लेकिन ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। अगला है मरीना बीच। तो मरीना बीच सब लोग ये सोचते हैं कि मुंबई में है मरीना बीच, लेकिन ये है तमिलनाडु में। और अगर आपसे पूछे कि मुंबई में क्या है, तो मुंबई में नरीमन पॉइंट है। अगला है दिलवाड़ा मंदिर जो कि राजस्थान में है। अगला है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में मदुरई नदी के किनारे मदुरई में ही बना हुआ है। अगला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। और आपसे पूछा जाए कि अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो अंबुबाची का मेला असम में लगता है। और गोल्डन टेम्पल भी, गोल्डन टेम्पल तो यही है। लोटस टेम्पल पूछा जाए तो वो दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में है। अगला है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद में क्या है? गोलकुंडा की खान भी है, चार मीनार भी हैदराबाद में ही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आरबीआई का मुख्यालय है, नरीमन पॉइंट है। अगला है जैन मंदिर। तो जैन मंदिर है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब हम आ जाते हैं प्रमुख खेलों पर। तो प्रमुख खेल में है, सबसे पहला नाम है यूएसए। तो यूएसए का प्रमुख खेल क्या है? तो यूएसए का प्रमुख खेल है बेसबॉल। क्रिकेट की तरह होता है, लेकिन ये बेसबॉल होता है। अगला है चाइना। तो चाइना का खेल है जिसे हम पिंग पोंग कहते हैं, पिंग पोंग। लेकिन इसको हम सही, ये चाइना में पिंग पोंग कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम है टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। अगला है रूस। तो रूस का जो खेल है वो है चेस, लेकिन इसको हम बैंडी कहते हैं। रूस में इसको बैंडी कहा जाता है और इसको यूएसएसआर कहा जाता है। यहीं से पंचवर्षीय योजना का प्लान लिया गया है। यह रूस ने ही पूरे विश्व में पंचवर्षीय योजना प्लान को दिया है। अगला है इंडिया। तो इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग हॉकी मानते हैं, लेकिन इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगर उसमें ऐसा आता है कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल बताइए, ऊपर से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, और इनमें से कोई नहीं देता है, तो आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। अगर चारों ऑप्शन देते हैं कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या फिर बैडमिंटन है, तब हम हॉकी लगा देंगे। पाकिस्तान का हॉकी है। पाकिस्तान का हॉकी है। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है? नहरों का देश। नेपाल का क्या है? वॉलीबॉल है। और आपसे पूछा जाए क्रिकेट कहाँ का है, तो क्रिकेट इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कंगारू। श्रीलंका का भी क्या है? वॉलीबॉल है। भूटान का क्या है? तीरंदाजी। और भूटान की मुद्रा बहुत पूछी जाती है। इसकी राजधानी है थिम्पू और इसकी मुद्रा होती है निगल्ट्रम। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और नेपाल का मुद्रा है नेपाली रुपया। श्रीलंका का है श्रीलंकाई रुपया। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया। और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोटे। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो आपको साथ में ये भी याद करते रहना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसका खेल जो है वो है कबड्डी। क्या है? कबड्डी है, कबड्डी। अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल और इसका जो खेल है वो है बुजकशी। क्या है? बुजकशी। और इसके रुपया को कहते हैं, इसकी करेंसी को अफगानी। और ये वर्ल्ड की सबसे बिग करेंसी है। क्या है? वर्ल्ड की सबसे बिग करेंसी। ब्राजील का जो खेल है वो है फुटबॉल। कनाडा का है आइस हॉकी। फुटबॉल। फ्रांस का भी खेल फुटबॉल ही है।
आइस हॉकी। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। और आपसे अगर पूछा जाए कि बुल फाइट कहाँ का खेल है, तो स्पेन का जो खेल है उसे हम बुल फाइट कहते हैं। बुल फाइट हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी खेला जाता है, जो अट्टू पोंगल के त्योहार के समय खेला जाता है। लेकिन अगर किसी का पूछा जाए कि कहाँ का नेशनल गेम है, तो वो स्पेन का है। ईरान का कुश्ती है। क्या है? कुश्ती। कुश्ती वैसे भारत में बहुत ज्यादा खेली जाती है, लेकिन ईरान का ये राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस का तो अभी मैंने बताया क्या, फुटबॉल है। साउथ कोरिया का है ताइकांडो। क्या है? ताइकांडो है साउथ कोरिया का। और साउथ कोरिया की राजधानी पूछी जाती है तो ये है सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। बस तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज का जो ये स्टैटिक जीके का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस था, हमने लगभग में सभी पॉइंट को कवर किया है और उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की है जो इम्पोर्टेंट था। हालांकि ये इतना जो कंटेंट है वो सफिशेंट नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट था उन्हीं चीज़ों को ही डिस्कशन किया। बाकी जीके में आप भी जानते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर आपने इतना कवर कर लिया है तो आप एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करके आएंगे स्टैटिक जीके में। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाकी मुलाकात करते हैं आप एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।